हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वंस अगेन वी आर हेयर विद यू। आज की इस वीडियो में हम केवीएस के अपकमिंग एग्जाम्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पे बात करने जा रहे हैं और उनसे रिलेटेड यहाँ पे आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। और आज के जिस कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड जो होंगे हमारे लाइक एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और जैसे हमारा हो गया टॉय बेस्ड लर्निंग टीबीएल, और हमारा सीबीएल कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वता की भूमिका है। तो एक यानी कि टीचर लीडरशिप की क्या रोल रहेगा, भूमिका रहेगी। बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, बच्चों को अनुशासित करना, अभिभावकों को गलत सूचना देना, ग्रेड देने के क्रम में बच्चों का आकलन करना, मूल्यांकन करना। देखिए अब हम क्वेश्चन को कैसे पिकअप करेंगे यहाँ से। सी, देखिए अब मैं रॉन्ग आंसर्स की तरफ जाऊँ डायरेक्टली, यानी कि सी तो बिल्कुल ही गलत है, यानी कि अभिभावक को गलत सूचना देना बिल्कुल नहीं होगा। ग्रेड देने के आधार पर भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम के द्वारा हम आकलन नहीं कर सकते। बहुत सारे और मापदंड होते हैं, पैमाने होते हैं जिन पर हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं। तो सी डी डिलीट। और बच्चों को अब देखो ए और बी में से कन्फ्यूजिंग भरा स्टेटमेंट कौन सा है। बच्चों को अनुशासित करना बी वाला ऑप्शन, और बच्चों के लिए सिक्स विभिन्न। देखो बच्चों को अनुशासन करने की बात जब आ रही है तो इसका मतलब वो यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है शिक्षा शास्त्रीय लीडरशिप की, और डायरेक्टली वो बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं होता। और कनेक्ट किससे होता है, वो टीचर से कनेक्ट होता है। तो यानी कि अनुशासित बात करने की रही सिर्फ वो टीचर का रोल होगा, और सिर्फ अनुशासन ही नहीं हो सकता। और इस यानी कि बी वाले ऑप्शन को, अनुशासित करने वाले ऑप्शन को, हमारा ऑप्शन ए कंप्लीट कर रहा है पूरी तरह से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, यानी कि टू ट्रेन द टीचर्स। तो ऑप्शन ए हमारा विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि टू ट्रेन द टीचर, टू ट्रेन द टीचर्स। ठीक है, विभिन्न जो शैक्षणिक अभ्यासों के लिए टीचर्स को ट्रेन करना। तो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग द क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। यानी कि बुनियादी साक्षरता यहाँ पे किसकी बात हो रही है, FLN की, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात हो रही है। तो बच्चों को प्रभावी पाठक बनाना, प्रभावी संचारक बनाना, बच्चों को संबद्ध विद्यार्थी बनाना, और तत्कालिक माहौल से जुड़ना, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही हो जाएगा, यानी कि तत्कालिक माहौल से जुड़ना ये भी हो जाएगा। बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। और तो हमारा कौन सा नहीं होगा, डायरेक्टली उसमें ये इंक्लूड नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वता के पास होने की आवश्यकता, क्या होने की आवश्यकता है। अगर मैं शिक्षा शास्त्री की बात करूँ तो क्या होना चाहिए उसके पास है, यानी कि अब उसके पास होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन, 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन अध्ययन। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू FLN कॉन्सेप्ट। प्राइमरी बेस्ड पे ये कॉन्सेप्ट लागू होता है, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि विजन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं होगा। विजन स्टेटमेंट में भविष्य के प्रयोजकों की झलक मिलनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, झलक होनी चाहिए भविष्य की। विजन को एक दिशा में होना चाहिए, बिल्कुल, देयर शुड बी डायरेक्शन ऑफ ए विजन। भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है, और विजन मूल्य संचालित होना चाहिए। देखो अब स्टेटमेंट सी को देखते हैं, क्या बोल रहा है इसमें, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। कैसी नहीं होती, विजन की कोई समय सीमा होगी तब, यानी कि कोई हम एजेंडा बनाते हैं उसको विद इन टाइम पीरियड तो करेंगे ना कंप्लीट। तो विजन की समय सीमा होनी चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन सी विल बी आंसर। ये सत्य नहीं है रिगार्डिंग विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है, क्या है सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक, यानी कि हितकारकों यानी कि स्टेक होल्डर्स के बीच, हितकारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण, साक्षरता और संख्यात्मक विकास, बच्चों का सामाजिक भावनात्मक विकास, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास। यानी कि फिर से लीडरशिप की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो भी, हमारा ऑप्शन ए विल बी कंप्लीट, इट इज़ कंप्लीटिंग ऑल द 3 ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए हमारा कंप्लीट आंसर क्यों हो गया, क्योंकि ऑल द स्टेक होल्डर्स आर इंक्लूडेड, यानी कि हितकार, यानी कि स्कूल से रिलेटेड जितने भी हितकार हैं वो सभी इंक्लूड कर लिए गए इसमें। पेरेंट्स, कम्युनिटी, सोशल मीडिया, जैसे आपका SMC मेंबर्स, सभी टीचर्स, तो उनके बीच में विश्वास और सम्मान का निर्माण करना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चों के बीच में क्या संबंध होना चाहिए। भयमुक्त, आनंदपूर्ण, शिक्षक विद्यार्थी, भावात्मक दूरी बनाए रखना, अनुशासन पर। देखो ऑल द क्वेश्चन आर कंफ्यूजिंग, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, जब तक एक बात ध्यान में रख लें, जब तक हमारा क्लास का माहौल, क्लासरूम जब तक जॉयफुल और फियर फ्री नहीं होगा ना, तो बच्चे को सीख नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से आंसर पिकअप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विद्यालय नेतृत्व कर सकता है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है, स्कूल लीडरशिप कैन डू व्हाट। बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का विकास, विद्यालय प्रमुख के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में मदद, विद्यालय प्रमुख में अनुशासन लाना, शिक्षक प्रबंधन में सहायता। तो क्या हो सकता है, हमारा ऑप्शन ए विल बी कंप्लीट आंसर, ऑप्शन ए विल बी आर आंसर। बच्चों के बीच सुदृढ़
प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण करना। स्कूल लीडरशिप कैन डू दैट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विद्यालय, परिवार, समुदाय यानी कि स्कूल, फैमिली एंड कम्युनिटी के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? संचार करना, कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन पालन पोषण करना, सहभागिता करना, स्वयं सेवा यानी कि वॉलंटियर करना। तो क्या नहीं हो सकता, एक क्या भागीदारी नहीं हो सकती? बिल्कुल संचार भी होगा, पालन पोषण भी होगा, स्वयं सेवा भी होगा। तो क्या नहीं होगा हमारा? ऑप्शन सी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बना हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित कर सकती है बच्चों को पढ़ाने की आदतों को, शिक्षकों के बीच समय की पाबंदी को, विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता को, विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। तो ऑल और क्या है? हमें तो बच्चों के जो प्रतिफल यानी कि आउटकम्स हैं, बच्चों के सीखने के लर्निंग आउटकम्स हैं, उनसे हमें साझा जवाबदेही को देखना, यानी कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। क्वेश्चन नंबर 10, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के, अब से यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन किसका है? फाउंडेशनल न्यूमरेसी का, यानी कि बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान का है। यदि एक छात्र उसको विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं, लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो वे विन हेल ज्यामिति सोच मॉडल, यानी कि मॉडल का नाम है भाई, विन हेल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखो एक दिन क्या करेंगे, सभी मॉडल्स और शिक्षा सिद्धांतों के बारे में वीडियो और उस पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो आपके सामने जल्द ही आने वाली है, उसमें सब कुछ कवर कराया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये विन हिल मॉडल के किस चरण में है? तो औपचारिक परिणाम, अमूर्तता, दृढ़ता, विश्लेषण। तो यानी कि अब तुम खुद देखो, बच्चों को सिर्फ नाम पता है लेकिन उनके बीच में संबंध नहीं बता पा रहे। संबंध कब बता पाएगा? जब उसको एनालिसिस कर पाएगा स्टेटमेंट्स का, यानी कि विश्लेषण कर पाएगा। तो विश्लेषण के उसमें है, फिलहाल विश्लेषण के चरण में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? सौंदर्य संख्या नाम के रूप में प्रयोग की गई। देखो संख्याओं का प्रकार क्या क्या होता है? सौंदर्य संख्या हो गई, नाम के रूप में उपयोग की गई संख्याएं होगी, क्रम सूचक होगी, गणन संख्या होगी। देखो समझ लो पहले क्या होता है। गणन संख्या सिंपली हमारा सिर्फ रिलेटेड टू काउंटिंग्स, यानी कि गणन संख्या को तो सिर्फ काउंटिंग बता दें। जैसे 30 बच्चे पिकनिक पर गए, हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मेरे पास 7 सेब हैं, मेरे पास 7 पेन हैं, यानी कि पेनों की संख्या बताना। सिर्फ क्रम सूचक संख्या यानी कि इसमें एक ऑर्डर में एक प्लेस के बारे में बताना, यानी कि मेरी कक्षा में हमारी पूरी पंक्ति में मेरा पीछे से 19वां स्थान था, आगे से 7वां स्थान था, यानी कि मैं अपना क्रम बता रहा हूँ, प्लेस बता रहा हूँ। तो क्रम सूचक संख्या वो हो गई। नाम के रूप में उपयोग की गई संख्या क्या होती है? और एक सौंदर्य संख्या क्या होती है? अगर बेसिकली इसका आंसर पिकअप करूँ तो मेरा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होता है। सौंदर्य संख्या कौन सी होती है? बेसिकली ये कोई संख्याओं का प्रकार उपयोगिता नहीं होती, और ये वो संख्या होती है यानी कि इस संख्या में विभिन्न प्रकार के आकार, रंग के और लिपि के बारे में बातें की जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संग्रह की कोऑर्डिनलिटी को तुरंत समझाने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को क्या कहा जाता है? संरक्षण, क्रमबद्धता, सुबिटाइजेशन, वर्गीकरण। तो इसको एक स्पेशल टर्म का नाम दिया जा रहा है, दैट इज सुबिटाइजेशन। ये याद कर ले भाई, सुबिटाइजेशन क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनलिटी, यानी कोऑर्डिनल नंबर्स। कोऑर्डिनल नंबर, एक नंबर का टाइप कोऑर्डिनल नंबर भी होता है। वो वस्तुओं के यानी कि एक समूह के आकार के बारे में बताना कोऑर्डिनल नंबर्स होता है। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे हमारे क्लासरूम में 40 बच्चे हैं, हमारी कक्षा में 40 बच्चे हैं, यानी कि क्लासरूम में एक समूह है, उसमें 40 बच्चे हैं, दैट इज कोऑर्डिनल नंबर। एंड वो हमें किसी समूह के आकार के बारे में बताता है, जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक क्या होते हैं? संख्याओं का आकार, संख्याओं का मान, संख्याओं का नाम और संख्याओं के लिए प्रतीक। बिल्कुल डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। संख्याओं के लिए सिर्फ नंबर्स क्या, सिर्फ प्रतीक तो है ना, टू को कैसे बनाते हैं? ऑल दीज आर सिंबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था ये तो। क्वेश्चन नंबर 14, वस्तुओं का मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगी? गिनती, प्रत्येक से अलग पत्राचार, वर्गीकरण, क्रम। यानी कि कौन से ज्ञान की बात हो रही है? वस्तुओं का मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां, ये सारी गतिविधियां किस में, यानी कि किस पूर्व संख्या कौशल, यानी कि प्रीवियस नंबर स्किल से पहले के विकास में किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगे? यानी कि वस्तुओं का मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां। मैंने बच्चों को काम दे दिया कि भाई वस्तुओं की जोड़ी बनाओ, यानी कि एक रंग वाली वस्तु एक जगह है, जोड़ी बनाओ भाई। 7वीं कक्षा की पुस्तक एक बैग में डालो, 6ठी कक्षा की पुस्तक, यानी कि वो एक्टिविटी बच्चों के अंदर क्या डेवलप करेगी, किस विकास में मदद करेंगे? गिनती, प्रत्येक से अलग पत्राचार, वर्गीकरण। तो बिल्कुल प्रत्येक से अलग पत्राचार में यही हमारी वहाँ से एक्टिविटी डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, यानी कि ऑर्डर में अरेंज करना स्टेटमेंट्स को। तो यानी कि गुणा से यानी कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट होंगे, उनको हमें ऑर्डर में दर्शाना है। पहला सेंटेंस क्या है? जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी, लाइक फॉर्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, होता है ए बाहर हो गया, ए इंटू ब्रैकेट में क्या होगा अंदर, बी प्लस सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, यानी कि ए विल गेट मल्टीप्लाइड विद बी एंड सी 1 by 1 इंडिविजुअली। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होगा।
गुणा का अर्थ समझना, बिल्कुल। गुणा का एल्गोरिथम सीखना, गुणन की भाषा को समझना एवं प्रयोग में लाना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला स्टेटमेंट क्या आएगा? पहला तो क्या है? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पहले तो बच्चों को अर्थ का पता होना चाहिए। सो दिस इज ये पहला नंबर हो गया, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट सेकंड आ गया पहले, गुणा का अर्थ समझना। उसके बाद क्या होना चाहिए? गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना, यानी कि अर्थ के बाद क्या होना चाहिए? गुणन की भाषा और प्रयोग करना, समझना, ठीक है। सेकंड, फोर्थ, उसके बाद क्या आना चाहिए? यानी कि थर्ड और फर्स्ट में से देखना है। जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, और फोर्थ थर्ड क्या है? गुणन का एल्गोरिथम। बिल्कुल, एल्गोरिथम से पहले क्या होना चाहिए? वितरण डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए। तो हमारा ऑर्डर क्या बना? अगर मैं बात करूँ, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, यानी कि सेकंड यानी कि 2, 4, 1, 3, दिस इज ऑर्डर। तो ये हमारा ये हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को, यानी कि बेसिक न्यूमरेसी स्किल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शिक्षण प्रक्रिया नहीं है? घरेलू भाषा में निर्देश, बिल्कुल घरेलू भाषा में बच्चों को समझाने के लिए तो हमें उनसे लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। जोड़ घटाव का उपयोग के द्वारा हम उनको समझा सकते हैं। गणित में कविताओं, तुकबंदी, कहानियों और पहेलियों का प्रयोग भी बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि बच्चों को टेबल सिखाना कविताओं के माध्यम से, गानों के माध्यम से। बहुत सारे प्रश्न पत्र या अभ्यास प्रश्न सोल्व कराना, हल करना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा हम बच्चों पे अनावश्यक प्रेशर ही डालेंगे अगर उनसे ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करवाया जाए। तो यानी कि बेसिक होगा कि हमें क्लासरूम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग अडोप्ट करनी चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अडोप्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए क्या आवश्यकता होगी? आकृतियों का नाम पढ़ें, यानी कि क्लासिफिकेशन करने के लिए मुझे सिर्फ वस्तु का क्लासिफिकेशन करना है, और क्लासिफिकेशन किसी भी वस्तु पे कर सकते हैं, छोटी वस्तु, बड़ी वस्तु, एक रंग की वस्तु, ठीक है। वस्तु का नाम जाने, वस्तु के नाम का पाठ, वस्तुओं की उनकी विशेषताओं से पहचाने। देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर डी। कैसे क्लासीफाई? देखो हम वस्तु के नाम से भी नहीं कर सकते, हर एक वस्तु के नाम से भी नहीं कर सकते, वस्तु का नाम जानना भी बिल्कुल कई वस्तुओं का कठिन हो जाएगा। उससे बेटर क्या, हम वस्तु की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लें, वस्तु के गुणों को जान लें, वस्तु की विशेषताओं को जान लें। जैसे मैंने बता दिया, एक बच्चों फॉर एग्जांपल, अब विशेषताओं से क्या होता है? एक बच्चे के हाथ में मैंने एग दे दिया, तो बच्चों की आंख बंद करवा के मैं पूछ सकता हूँ, यानी कि टच, यानी कि छुओ और जानो वाली एक एक्टिविटी से मैं बच्चे से उस वस्तु का नाम निकलवा सकता हूँ। बच्चे ने आंख बंद करके बता दिया मेरे हाथ में तो अंडा है, बच्चे ने कुछ चीज़ को छुआ, तो यानी कि क्या बच्चा क्या कर रहा है? बच्चे वस्तुओं की विशेषताओं को जान रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, संचार, गणित के विभिन्न प्रतिस्वभाव, गणितीय तर्क, यानी कि आयाम, टूल नहीं है, गणित के असेसमेंट का टूल नहीं है। देखो संचार, कम्युनिकेशन होगा, और हमारा गणित के प्रति स्वभाव भी होगा, बिल्कुल होगा। स्वभाव कैसा है? गणित तर्क यानी कि रीजनिंग भी होगा। तो हमारा क्या नहीं होगा? प्रतिक्रियात्मक ज्ञान। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पता क्या होता है? देखो इस ज्ञान को समझ लो, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान कौन था? तो पहले बताओ कि इसमें से ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट ऑप्शन, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान। तो प्रतिक्रियात्मक ज्ञान होता क्या है वैसे? प्रतिक्रियात्मक ज्ञान होता है बेसिकली ये हमारी ये कर्म में चलने वाला ज्ञान होता है, और ये बेसिकली स्किल्स यानी कि कौशल पे निर्भर होता है बहुत सारा। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, बच्चे ने क्या किया हुआ? पहले साइकिल का हैंडल अपने हाथ में लेकर पैदल चलना सीखा हुआ, फिर उसने किसी के सहारे साइकिल पर बैठना सीखा हुआ, फिर बैलेंस बना के साइकिल को धीरे धीरे चलाया होगा, फिर साइकिल की थोड़ी गति तेज की होगी, फिर जरूरत पड़ने पर साइकिल के ब्रेक लगाया हुआ, उसके बाद उसने कौशल हासिल कर लिया, साइकिल चलाने सीख ली। दैट इज कॉल्ड प्रतिक्रियात्मक ज्ञान। तो हमें बताना था आयाम नहीं, तो प्रतिक्रियात्मक ज्ञान हमारा आयाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तु के संग्रह का कर्म शामिल नहीं है? यानी कि व्यवस्था, बिल्कुल कर्म शामिल है। वर्गीकरण में, पैटर्न में बिल्कुल कर्म होता है, श्रृंखला में बिल्कुल, सीरीज में भी, तो किसमें नहीं होता? वर्गीकरण में नहीं होता। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, यानी कि बच्चों को वस्तु को मुझे बस ऐसे रखना है अलग करके, कर्म जरूरी नहीं होता वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए होता है, यानी कि वस्तु की स्थिति किसी में होता है? स्थिति, बिल्कुल कर्मवाचक वस्तुएं कर्म में लगाना, ऑर्डर में लगाना, तो कर्मवाचक हमारा हो जाएगा। सुबिटाइजिंग क्या है? बिल्कुल पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। सुबिटाइजिंग क्या है? वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता सुबिटाइजिंग होता है। यानी कि वस्तु को सिर्फ देखकर और वास्तव में वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता को हम सुबिटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? वस्तुओं का वर्गीकरण, दो या दो से अधिक समूह का संयोजन। देखो जोड़ घटाव बताना, दो या दो से अधिक संयोजन है कि चीज़ों को जोड़ना, कनेक्ट करना। तो यहाँ तो जोड़ हो गया, बिल्कुल हो गया। और क्या हो गया हमारा? समान मात्रा में वृद्धि या कमी, यहाँ पे बिल्कुल जोड़ या कमी होगी, बिल्कुल होगा। समूह की तुलना, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? जोड़ तोड़ से तो कंपैरिजन करूंगा ना, तो यहाँ भी होगा। तो वस्तुओं के वर्गीकरण में जोड़ घटाव का वर्ड यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? यानी कि पूर्व संख्या कौशल कौन सा नहीं है? एक संगतता, अंक जानना, वर्गीकरण, क्रमबद्ध। जैसे पूर्व संख्या कौशल नहीं, बच्चों को काउंटिंग सिखाने से पहले मैं क्या करूँगा? यानी कि बच्चे देखो वर्गीकरण करना सिखाऊंगा बच्चों को, बिल्कुल सिखाऊंगा। क्रमबद्धता सिखाऊंगा, यानी कि चीज़ों को ऑर्डर में रखना, उसके साइज का पता लगे, वहाँ से भी पूर्व संख्या कौशल हो जाएगा बच्चों का। एक संगतता क्या होती है? इसको समझो पहले। एक संगतता क्या होती है? वो चीज़ है
इंग्लिश में बोलते हैं वन टू वन कॉम्पिटिबिलिटी या फिर वन टू वन कंसिस्टेंसी, यानी कि एक जैसी वस्तु को एक साइड में रखना। तो वो होती है एक से एक मिलाना, एक से एक मिलान, एक संगतता को हम वैसे समझ सकते हैं, एक से एक मिलान। तो क्या हो जाएगा, पूर्व संख्या कौशल, डायरेक्टली हम बच्चों को अंक नहीं बता सकते, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली बच्चों को अंक से अवगत नहीं करा सकते, उससे पहले एक्टिविटीज़ करानी पड़ेंगी, तो अंक जानना कौशल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से क्या अपेक्षा नहीं की जा सकती? नंबर सेंस से पहले गिनना सीखना बिल्कुल नहीं होगा। गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने, गणितीय रूप से सोचे, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। स्थानीय आकृतियों को समझने के लिए शब्दावली का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि स्थानीय और आकृति को समझने के लिए शब्दावली का उपयोग करें, बिल्कुल। तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा हमारा। यानी कि हम पहले से उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि बच्चों को काउंटिंग आती होगी, बच्चे को गिनना भी आता होगा, वो हम अपेक्षा नहीं कर सकते, दैट वी कैन नॉट डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से किसकी क्षमता में वृद्धि होती है? जिन चीज़ों में विशेषताएं समान विशेषताएं हैं, यानी कि मैंने क्या बोला था, जिनकी प्रॉपर्टीज मिलती है, मैच करती है, तो उनको क्या करेंगे हम, एक साथ रखेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्गीकरण। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है, यानी कि असेसमेंट कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है, राइट कौन सा नहीं है? याद रखने पर आधारित एक परीक्षा समूल्यांकन का प्रयोग बिल्कुल होना चाहिए, तो ये तो होना ही चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये तो आकलन के लिए सर्वे द्रव्य यानी कि ऑडियो वीडियो एड्स का प्रयोग करना बिल्कुल करना चाहिए, ऑडियो वीडियो एड्स का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों के सीखने के स्तर पर एक व्यक्ति पर, यानी कि बच्चों के सीखने के अनुसार एक अलग से टेस्ट रखना, इंडिविजुअल टेस्ट रखना, ये भी होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, याद रखना, यानी कि मेमोरी बेस्ड पर एक टेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए भाई? ठीक है, तुलना की भाषा का प्रयोग करने के अवसर प्रदान करना, यानी कि मापन शिक्षण के लिए, ओके, शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना, गतिविधियों और अनुभव को देना जिसमें माप शामिल हो, यानी कि एग्जांपल्स दे सकते हो आप इस पर, बिल्कुल। बच्चों को माप के लिए उन अपनी इकाइयाँ निकालने दें, बिल्कुल निकालने दें। और ये भी हमारे पास है तुलना की भाषा का प्रयोग, यानी कि बड़ा है, छोटा है, कम है, ज़्यादा है, वो कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। हम डायरेक्टली उनको मानक इकाइयों को क्लासरूम में इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणित प्रतीकों, संकेतों, आरेखों और आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है? ये सब चीज़ें किस में होता है, किस कम्युनिकेशन में होती है? आदान प्रदान यानी कम्युनिकेशन, किसकी बात हो रही है? गणितीय संचार के बारे में बात हो रही है, तो गणितीय संचार होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एक संग एक संगतता शामिल नहीं है? जोड़े बनाना बिल्कुल शामिल है, मैंने बताया था। मेल बनाना बिल्कुल है, एक संग एक अंक लिखना बिल्कुल है, तो किसमें नहीं है? समूहन में, एक संग एक समूहन में शामिल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? संख्या नामों को बोलना, से छोटी बड़ी यानी कि तुलना करना, मूल संचालन जैसे जोड़ घटाव करना, दैनिक जीवन में कार्यों को, बिल्कुल ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, तो क्या नहीं होगा? संख्याओं को नामों से बोलना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, संख्याओं को नामों से बोलना। 31, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए? बच्चों की रोजमर्रा की गतिविधियों पर केंद्रित होना, इससे तो बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी, डेली लाइफ, उनकी गतिविधियों से बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, उन पर केंद्रित होना चाहिए। कक्षा में और घर पर गणितीय सोच को बढ़ावा देने वाली वस्तु को शामिल करना, बिल्कुल। होम बेस्ड लर्निंग, बच्चों की संख्याओं की समझ से पहले संख्या लिखने को कहना, ये नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि उनको समझ से पहले कैसे संख्या लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो गणितीय होगा, ये भी हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी नहीं कर रहा होता है, क्या नहीं कर रहा होता है? क्रम में संख्या नामों को बोलता है, नंबर के नाम लिखता है, एक एक करके वस्तु को, देखो हम जैसे क्या करते हैं, डी ऑप्शन क्या है, सी का था, एक एक करके वस्तु को इशारा करना, दो समूह में वर्गीकृत करना। तो बच्चा देखो काउंटिंग कर रहा है, क्या कर रहा होता है? ये तो बिल्कुल हो गया, यानी कि बच्चा इशारा करके 1 2 3 ऐसे बोलता है, उंगली करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। क्रम में संख्या नामों को बोलता है, बिल्कुल 1 2 3 क्रम में ही बोल रहा है ना, क्रम में बोल रहा है। वो दो समूह में वर्गीकृत भी कर सकता है, दो समूह में वर्गीकृत कर सकता है, जैसे हम उसको साइज के अनुसार, जैसे एक उनको समूहों में वर्गीकृत कर सकता है, तो क्या नहीं कर सकता वो? ऑप्शन ए नहीं कर सकता, ऑप्शन बी, नंबर के नाम लिखता है, यानी कि साथ साथ बोलना चाहता है, वो नंबर के नाम कभी नहीं लिखता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद के लिए, यानी कि न्यूमरेसी, मजबूत बुनियाद यानी कि फाउंडेशनल न्यूमरेसी के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कैसे? साप्ताहिक और मासिक परीक्षाओं के माध्यम से, बिल्कुल गलत, सिर्फ वही नहीं हो सकती पैमाना एक। सतत रचनात्मक और अनुकूली गतिविधियों के माध्यम से, वार्षिक रूप से राज्य जिला प्राधिकरण द्वारा अधिक प्रश्न, नो गलत है ये भी। प्रश्न पत्र माध्यम से, बिल्कुल गलत। तो हमारा क्या हो जाएगा? सतत रचनात्मक यानी कि सस्टेनेबल वे में और अनुकूली विधियों के माध्यम से। इसमें आपका प्रोजेक्ट भी हो सकता है, प्रोजेक्ट मेकिंग भी हो सकता है, इसमें आपके प्रश्न पत्र भी शामिल हो सकता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? यह बाद के चरणों में सीखने के परिणाम को प्राप्त करने में मदद करता है, उद्देश्य नहीं है बताना।
यह दैनिक जीवन में तार्किक सोच और तर्क को विकसित करने में मदद करता है, बिल्कुल करता है। बाद के चरणों में परिणामों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह उन्हें संख्याओं के साथ कार्य करने में बिल्कुल करता है। तो क्या नहीं करता, ये इसमें गारंटीड नहीं है कि बच्चों को हम तेजी से गणना करने में मदद करता है, ये बिल्कुल इसका हो नहीं सकता। बच्चों की तेजी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, सीफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संवर्ग का प्रयोग किया गया, यानी कि किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया, यानी कि पूरक जोड़, तुलना, समूह से निकालना, क्या बचा? तुलना ही तो होगी ना, एक के पास 12 और एक के पास क्या है 15 है, तो दिस इज तुलना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 36, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? गुणन तथ्यों को याद करना, पहाड़ों का स्मरण और उनका पाठ, गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना, गुणन एल्गोरिदम सीखना। अच्छा, गुणा सिखाना मेरे को बच्चों को, लाइक आई एम टीचिंग देम 2 into 3 तो बच्चों को मैं कैसे सिखा सकता हूँ, यानी कि 2 into 3, लाइक 2 इज एडिड 3 टाइम्स और आई कैन से 3 इज एडिड 2 टाइम्स। तो मैं इस जोड़ विधि के द्वारा गुणन उनको सिखा सकता हूँ, लाइक 2 into 3, लाइक 2 + 2 + 2, वी आर गेटिंग 6। अगेन वी आर डूइंग 3 + 3, 3 इज एडिड 2 टाइम, अगेन वी आर गेटिंग 6। तो मैं गुणन विधि को इस प्रकार समझा सकता हूँ, लेकिन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को किसका अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है? किसका समझने की आवश्यकता नहीं है, किसके लिए? कंसिस्टेंसी के लिए, एक संगतता के लिए। देखो, संख्या निर्देश करने की प्रणाली समझने की आवश्यकता नहीं है, जितने एक समूह में उतने समझने की, कई और कुछ से अधिक कम। देखो आप ऑप्शन बी सी डी की तरफ देखें, ये सारे क्या है, दीज आर कौन से वर्ड है, ये सभी या तो कंपैरिजन बता रहे हैं या सभी क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन ए क्या बच गया, संख्या निर्दिष्ट करने की प्रणाली, ये हमारा आवश्यक नहीं होगी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन हिल के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर क्या है? ये हमें याद करना पड़ेगा, उसके जो विभिन्न लेवल थे, स्तर थे। तो अगर दूसरा पूछा गया तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा? अमूर्तीकरण दूसरा स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौना, अब हमारा ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? टीबीएल, टॉय बेस्ड लर्निंग से संबंधित है। के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि टॉय बेस्ड लर्निंग के बारे में कौन सा कथन सही है? शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करना है, बिल्कुल करता है भाई। खिलौने केवल मजे के लिए होते हैं ना भाई, मजे के लिए नहीं होते, सीखने के लिए भी होते हैं। खिलौनों के साथ खेलने से बच्चों का समय देकर बिल्कुल बेकार नहीं होता, वो कुछ सीखते ही सीखते हैं। खिलौने केवल टोडलर्स के लिए होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, यानी कि टोडलर में छोटे छोटे बच्चे, बेबी के लिए होते हैं, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। खिलौने आप चाहे खिलौने के द्वारा हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 7th 8th यानी कि 10th 9th क्लास तक भी हम करवा सकते हैं। तो टॉय बेस्ड लर्निंग क्या होगा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों के महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का एक प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? ये आपका ईवी स्टडी का क्वेश्चन भी हो गया। गुजरात का प्रसिद्ध खिलौना कौन सा होगा? तो ढींगली डोल्स हो सकता है, ढींगली डोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? केवल सामग्री और कोई खिलौना नहीं, लकड़ी के खिलौने, अटूट सामग्री, खिलौने और आयु उपयुक्त हस्तकौशलीय सामग्री, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यानी खिलौने होने चाहिए, खिलौना केंद्र में क्या होना चाहिए, यानी कि टॉय सेंटर में क्या होना चाहिए? खिलौने होने चाहिए, और एज के अकॉर्डिंगली हम टॉय हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढींढली खिलौनों को ऐसे भी, यानी कि गुजरात का वो टॉय, ढींढली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है, तो क्या जानते हैं इनको? हम कॉटन की गुड़िया के नाम से जाने जाते हैं, कॉटन की गुड़िया। स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबंध करते हैं? किसके साथ करते हैं भाई? फैमिली, कक्षा, संस्कृति, टेक्नोलॉजी। तो किसके साथ करते हैं? संस्कृति के बारे में संबंध करते हैं, संस्कृति के साथ संबंध करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस आयु में बच्चे संचरित क्या होता है? संचारण तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा प्रकट करते हैं, इच्छा का प्रदर्शन करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 से 8 साल की उम्र में बच्चे ऐसा करते हैं। कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? कौन से गतिविधि क्षेत्र में? नाटकीय क्षेत्र में, पठन क्षेत्र में, शांत क्षेत्र में, गणित ब्लॉक्स क्षेत्र में, तो किस में होना चाहिए ये हमारा किचन सेट? किसमें? नाटकीय क्षेत्र में, नाटकीय विधि के द्वारा सिखाने के संदर्भ के द्वारा हमें इसको नाटकीय क्षेत्र में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में छोटे समूह में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? एक रचनात्मक कोने का सर्जन, है ना, क्रिएटिव कॉर्नर्स का होना चाहिए, खेल क्षेत्र का सर्जन, और बात किसकी हो रही है? शांत खेल की बात हो रही है। एक स्वीकारोक्ति बूथ का सृजन, एक पुस्तक कोने का सृजन। बच्चों में छोटे समूह में शांत खेल को सुनिश्चित करें, यानी कि खेल क्षेत्र का हमारा सृजन होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में छोटे समूह में शांत खेले, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे वस्तुओं को क्या करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं? दे आर वेरी क्यूरियस टू लर्न थिंग्स। तो क्या करते हैं बच्चे? किसी से खिलौना लेना पसंद करते हैं, खिलौनों का जोड़ तोड़ पसंद करते हैं, नष्ट करना पसंद करते हैं, फेंकना पसंद करते हैं,
क्या करते हैं? आपने कई बार सुना होगा पेरेंट्स को बोलते हैं, कल ही खिलौना लेके आई थी या लेके आया था, आज बच्चे ने तोड़ दिया, आज बच्चे ने जोड़ दिया, क्या कर दिया? बच्चे खिलौने के साथ जोड़ तोड़ करना पसंद करते हैं, तो ऑप्शन ए बी हमारा ठीक हो जाएगा। 48 बच्चों के लिए खिलौने के चयन के लिए निम्नलिखित में से मार्गदर्शक मापदंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? खिलौना बच्चे की आयु के उपयुक्त है, ओके। खिलौना महंगा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, नहीं कर सकते हम इसको। खिलौना आकर्षक दिखता है, खेल सामग्री खाने योग्य है, ये तो है ही नहीं, खेल सामग्री खाने योग्य नहीं है। तो ए और सी में से कौन सा ऑप्शन हमारा बेटर बन सकता है? विच इज़ बेटर? हम इसकी बात कर चुके हैं, खिलौना बच्चे की एज के उपयुक्त होना चाहिए, उपयुक्त है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशल को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें किसका उदाहरण है? DYD, सॉरी DIY, DIY खिलौने। DIY क्या होता है? DIY, DIY फुल फॉर्म है DIY, डू इट योर सेल्फ। DIY क्या होता है? डू इट योर सेल्फ। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे LBD क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग। CBL क्या होता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। तो DIY यहाँ पे क्या है? डू इट योर सेल्फ। किसके उदाहरण? डू इट योर सेल्फ, यानी कि खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें किसके उदाहरण? डू इट योर सेल्फ। इसका तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो डू इट योर सेल्फ होगा ही नहीं बिल्कुल भी। पारंपरिक खिलौने, ट्रेडिशनल खिलौने, तो वो तो मिट्टी जैसे मिट्टी के होते थे, मशीनरी के तो होते नहीं थे, तो ये भी ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने या डिजिटल खिलौने, बिल्कुल कन्फ्यूजन होगा CID में से। तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने या डिजिटल खिलौने। देखो, डिजिटल वॉच की बात करूँ और तकनीकी खिलौने, क्या हो सकता है? ओवरऑल बात हो रही थी उसमें, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। तो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? तो ये किसने कहा है? हमारे लेव वाइगोत्स्की ने कहा है, बी ऑप्शन ठीक। बच्चों के लिए खेल सामग्री और खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? किस पर विचार नहीं करना चाहिए? बच्चों का शारीरिक विकास बिल्कुल करना चाहिए, बच्चों का आर्थिक स्तर, बच्चों के समुदाय और संस्कृति, बच्चों की आयु। देखो, शारीरिक विकास और आयु के बारे में तो बिल्कुल ही बात करनी चाहिए, समुदाय और संस्कृति के बारे में भी बात करनी चाहिए, इसके बारे में बात करनी, इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो किस बारे में बात करनी चाहिए? बच्चों का आर्थिक स्तर के बारे में बात करनी नहीं करनी। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर बी विल बी आवर आंसर, बच्चों का आर्थिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? कंपोनेंट क्या है? शिक्षक शासित परिवेश, शासित परिवेश, यानी कि सिर्फ टीचर विल बी रूलर देयर, नो, ये कभी नहीं हो सकता, सिर्फ टीचर कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे। बाल अनुकूलन परिवेश, इसको देख लेते हैं एक बार। शिक्षण अनुमुखी परिवेश, ये भी वही है, बिल्कुल नहीं हो सकता। शिक्षण अनुमुखी यानी कि सिर्फ टीचर की तरफ झुकाव वाला परिवेश। पूर्णतया औपचारिक परिवेश, बिल्कुल भी गलत है। तो क्या बचा हमारा? बाल अनुकूलन परिवेश, बच्चे के अनुसार एनवायरनमेंट होना चाहिए फाउंडेशनल स्टेज पर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है, क्या है? समुदाय में क्षमता लाना, खिलौने वालों को पुनः स्थापित करना, कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना, गरीबी दूर करना। तो क्या हो सकता है हमारा? कंप्लीट क्या बन रहा है? सी ऑप्शन, कम आयु से ही अनुभवात्मक सिखाने को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम में ICT एकीकरण का अर्थ है? ICT यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ICT। आप मेरे को फुल फॉर्म बताएं ICT की कमेंट में करके, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ IT। केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का प्रयोग, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का केयरफुली यूज़ करना, आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणाम को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का प्रयोग, बिल्कुल। शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध का होता है बिना रोके टोके उपयोग करना। तो क्या होगा हमारा? कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंप्लीट एनालिसिस हो जाता है इसमें, यानी कि जो एग्जामिनेशन में। केवल एक देख लेते हैं, ऑप्शन ए देख लेते हैं, केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का प्रयोग ही ICT होता है? बिल्कुल नहीं होता। ICT का प्रयोग क्या होता है? यानी कि डिजिटल उपकरण, बिल्कुल नहीं होता, ये बात इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता। दैट शुड बी कंप्लीट क्लासरूम, नॉट ओनली इंक्लूडेड इंटरनेट एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रौद्योगिकी का सावधानी प्रयोग यानी कि टेक्नोलॉजी का बिल्कुल केयरफुली यूज़ करना चाहिए वहाँ, बिल्कुल। लाइक जैसे हम बच्चों को एक सिस्टम दे रहे हैं, इंटरनेट दे रहे हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल बच्चों के द्वारा केयरफुली यूज़ होना चाहिए, यानी कि वी शुड हैव आई ऑन द चिल्ड्रन, मीन्स बच्चे को सावधानीपूर्वक सिखाने के लिए एक माहौल देना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा बनेगा, 2 बनेगा। आवश्यक उद्देश्यों को, यानी कि जो भी हमारे टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और लर्निंग आउटकम्स हैं, उनके परिणामों को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल होगा। फोर्थ क्या है? शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए टेक्नोलॉजी का बिना रोके टोके उपयोग। तो हमारे 2 3 4 तीनों ही बन गए, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 3 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना, प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदनी बनाना किसका हिस्सा है? कौशल निर्माण की सुविधा, अधिगम की गुणवत्ता, क्षमता वृद्धि। ये तो बिल्कुल कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए, और ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली पढ़ के ही करना चाहिए।
तो किसके? छात्रों की अधिगम गतिविधियों के लिए। कौशल निर्माण की सुविधा बिल्कुल होगा वहाँ पे। क्षमता वृद्धि भी है, शिक्षण गुणवत्ता। तो आपका मोस्ट रिलेवेंट आंसर कौन सा होगा? छात्रों की अधिगम गतिविधियों की बात हो रही है, तो क्या होगा वहाँ पे? छात्रों की अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात कर रही है, लर्निंग क्वालिटी वृद्धि की बात हो रही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के वातावरण में खालिस्तान से तात्पर्य शिक्षकों और प्रौद्योगिकीय व्यक्तियों की उपलब्धता आईसीटी को संभालने के लिए शिक्षक की योग्यता आदि से है। तो क्या होना चाहिए? आईसीटी संसाधन, प्रौद्योगिकीय संसाधन, मानवीय संसाधन, आधारभूत संसाधन, संरचना। कक्षा के वातावरण में किसकी बात हो रही है? शिक्षकों और प्रौद्योगिकीय व्यक्तियों की बात हो रही है। तो कौन सा संसाधन हो गया? मानवीय संसाधन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एजुकेटिव एड एक ऐसा ओपन टूल है, स्रोत है, जो किसके लिए गेम है? किसके लिए गेम है? अच्छा, ये बहुत सारे टूल्स हैं, ऑनलाइन ऐप हो गए, टूल हो गए। आप इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री की वेब पोर्टल पे भी देख सकते हैं, यानी कि सभी इनको स्कूलों में एक इनिशिएटिव लेने के लिए बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो ये एक एजुकेटिव एड भी एक ऐसा टूल है। तो किस लेवल पे होता है यूज? ये प्राथमिक स्तर पर। टपैक क्या है? टपैक क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ। इफ़ यू आर लुकिंग एट फर्स्ट टाइम यू कैन ऑल्सो ट्राई, कमेंट करके बताएं। टपैक क्या? TPACK, दिस इज टेक्नोलॉजी पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। टपैक TPACK, टपैक टेक्नोलॉजी पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष तक, किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश, यानी कि FLN को कौन से ईयर तक अचीव करने की बात कर रही है? 2025 तक। ऑप्शन ए 2025 तक FLN को पूरी तरह अचीव करने की बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला अधिक उपयुक्त संसाधन है? क्या है भाई? आभासी प्रयोगशाला यानी कि वर्चुअल लैब्स, ग्राफिक स्रोत, ग्राफिक रिसोर्सेज इंटरफेसेस, ऑडियो स्रोत, कंप्यूटर कार्यक्रम। मुझे सिर्फ ध्वनि से मतलब है, पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनि को सिखाने के लिए। तो वहाँ पे तो सिर्फ ऑडियो स्रोत ही काम दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वयं क्या है? फुल फॉर्म बताना। स्वयं एक वैसे एक इनिशिएटिव टेकन बाय MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो स्वयं क्या है? दिस इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं स्टडी वेब्स, दिस इज स्टडी वेब। देखो ए और बी में कन्फ्यूजन था, वहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, स्कूल वेब और स्टडी वेब। तो ध्यान से देखना, दिस इज स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 62 दिस इज गोइंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर से बच्चा स्टम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है? स्टम्प ड्राइंग की बात कर रहे हैं। एंड ऑल दिस क्वेश्चन आर रिलेटेड टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ ICT। अच्छा, एक बात मैं और बता रहा हूँ, ये बात तो मैंने पहले बोल देनी चाहिए थी। जो क्वेश्चन बेटा ये सॉरी फ्रेंड, जितने भी सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, दीज क्वेश्चन आर टेकन फ्रॉम मॉड्यूल्स टोट टू टीचर्स बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि CBSE ने एक इनिशिएटिव लिया था कोरोना टाइम में, टीचर्स को एक तरह से ट्रेंड किया था। तो वहाँ से क्वेश्चन, और आप इन क्वेश्चन को गारंटेड CTET में देख सकते हो। 2021 वाले CTET में जितने भी हुए हैं ये क्वेश्चन वही हैं। तो अब KVS के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्या होगा? स्टम्प ड्राइंग के माध्यम से क्या व्यक्त कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा टक्स पेंट। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ई-पाठशाला द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल। क्या ई-पाठशाला भी एक तरह का इनिशिएटिव है, लाइक दीक्षा पोर्टल हो गया, निष्ठा, उसकी तरह ई-पाठशाला है। ई-पाठशाला आप बोल सकते हैं इसको, लाइक एक लाइब्रेरी टाइप। क्या है, क्या पोर्टल है और क्या ऐप है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज CIET और NCERT। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉसिबली बड़े ही संभावित प्रश्न है और महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि आपको सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि किस पे बेस्ड होगा? सभी सिद्धांतों पर। वो किसी के भी हो सकते हैं, विकास के सिद्धांत हो सकते हैं, और सभी इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट्स लाइक निष्ठा, FLN के बारे में जानकारी। तो वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।